एक व्यक्ति पिछले 2 साल से विदेश में रहकर पैसा कमाना चाह रहा है, लेकिन उसका वहां पर कोई अच्छे से काम नहीं लगता है और जो भी पैसे वो वहां पर कमाया करता, उन पैसों से उसका खुद का ही खर्चा चला करता है। तभी वह एक दिन अपनी पत्नी पर फोन करता है और उसे इस समस्या के बारे में बताने लगता है। लेकिन तभी उसकी पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, घर आ जाओ और यहाँ पर सब कुछ देख लेंगे, कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद जो पति होता है वह वहां से वापस लौटता है, लेकिन घर आकर जैसे ही अपने घर को देखता है तो देखते ही उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि जब वह यहां से गया था तो उसका छोटा सा घर था जिस पर अच्छी तरह से मरम्मत भी नहीं हो रखी थी, लेकिन आज उसकी जगह एक बहुत बड़ी कोठी खड़ी हुई है और उसे देखकर उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। कौन था वह लड़का और किस वजह से उसका छोटा सा घर इतनी बड़ी कोठी में तब्दील हो गया था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के अंदर एक लड़का रहा करता है, जिस लड़के का नाम होता है नीरज। नीरज जो कि अपने माता पिता का इकलौता लड़का है और वह विदेश जाकर पैसा कमा रहा है। वहां से वह पैसा कमाता है और पैसे कमाने के बाद पड़ोस के अपने एक मित्र जिसका नाम विनोद होता है, उसके खाते में पैसे डलवा दिया करता है, क्योंकि माता पिता अनपढ़ है, उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है और वह नहीं चाहता कि बुढ़ापे में पिता इधर उधर बैंकों के चक्कर काटते हुए घूमे। तो इसी वजह से वह अपने दोस्त के खाते में डलवा दिया करता है और वह दोस्त जरूरत के लायक उनके माता पिता को पैसे दे दिया करता है और बाकी पैसों को अपने अकाउंट में रखा करता है। अब यहाँ पर जैसे ही वहां का उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो उसके बाद वह वापस लौटता है और अब तक उसने काफी अच्छे खासे पैसे कमा भी लिए थे। तो माता पिता कहने लगते कि बेटा अब तुम ऐसा करो, अपनी शादी कर लो, क्योंकि अड़ोस पड़ोस वाले बातें बनाने लगे हैं कि लड़का सयाना हो गया है तो अब इसकी शादी हो जानी चाहिए। इस बात को सुनकर भी हमेशा लाता है और यहाँ पर जो माता पिता होते हैं उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढते हैं। ढूंढने से उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है। लड़की का नाम संगीता होता है और संगीता देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। दोनों परिवारों की सहमति से दोनों की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी हो जाती है, लेकिन इस शादी के अंदर उसने कुछ ज्यादा ही खर्चा कर दिया था और इस खर्चे को करने के लिए उसने अपने दोस्त से विनोद से कुछ पैसे कर्ज पर ले लिए थे। कहता है कि जब मैं विदेश दोबारा जाऊंगा तो उसके बाद तुम्हारे पैसों को पटा दूंगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर उसने शादी में खर्चा कर दिया था और अब अपनी पत्नी के साथ यहीं पर रहने लगता है। पति पत्नी दोनों में बहुत ही गहरा प्यार होता है और यहाँ पर जैसे शादी को 3 महीने होते हैं तो 3 महीने बाद जो नीरज होता है वह दोबारा से दुबई जाने के लिए बोलने लगता है। अब जैसे यहाँ पर संगीता इस बात को सुनती है कि उसका पति विदेश जाने के लिए बोल रहा है और वह 3 साल के लिए जाने वाला है, तो उसके बाद एकदम से उससे मना करने लगती है। कहती है कि तुम मत जाओ, यहीं पर कोई ना कोई काम देख लेंगे और मैं कुछ काम कर लूंगी, उससे घर का खर्च चल जाएगा और तुम बेशक से विदेश मत जाओ। लेकिन जो पति होता है वह अपनी पत्नी से प्यार किया करता था और उससे कहने लगता है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे होते हुए अगर तुम काम करोगी तो लालत है मेरी जिंदगी पर और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं देख सकता। ऐसा कहकर जो नीरज होता है अपनी पत्नी से कुछ भी काम के लिए मना कर देता है और कहता कि कोई बात नहीं, इस बार की ही बात है, एक बार मैं अच्छे से पैसा कमा लूं तो उसके बाद यहीं पर आकर कोई अच्छा सा रोजगार देख लूंगा और तुम्हारे साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। पत्नी भी बेमन से इस बात के लिए तैयार हो जाती है और इसके बाद जो नीरज होता है वह अपना पैकिंग करता है और पैकिंग करने के बाद घर से जाने लगता है। पत्नी की आंखों में आंसू थे, इधर माता पिता की भी आंखों में आंसू थे और इनके आंसुओं को देखकर जो नीरज होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन जाते वक्त वह अपने दोस्त से कहकर जाता है कि देखो भाई, अब मेरी शादी हो गई है और मेरी नई नवेली पत्नी घर के अंदर भी है, तो अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो तू घर का ख्याल रखना और कहीं पर भी मेरी पत्नी को जाना हो तो तू गाड़ी से इसे इधर उधर ले जाना, क्योंकि पिताजी काफी ज्यादा बुजुर्ग हैं और तुम पर ही मुझे पूरा भरोसा है। इस बात को सुनकर जो उसका दोस्त विनोद होता है वह भी हाँ में सर हिलाता है और यहाँ पर जो नीरज होता है वह विदेश उसी कंपनी के थ्रू चला जाता है। लेकिन इस बार जैसे वो कंपनी के थ्रू गया था तो वहां पर जाने के बाद 3 से 4 दिन इनका काम चलता है और उसके बाद वो कंपनी पूरी तरह से ठप हो जाती है और वहां से वो लोग अपने वर्करों को निकालने लगते हैं। अब यहाँ पर जो उसने अपने दोस्त से कर्जा ले रखा है और इस बार दुबई आने के लिए भी उसने अपने दोस्त से ही कर्जा लिया था, तो इसके बाद वह यहाँ से जाए तो कैसे जाए और उसे यहीं पर रहना होगा और पैसा कमाना होगा। यही सोचकर जो नीरज होता है वह वहीं पर रहकर इधर उधर अपने लिए छोटा मोटा काम ढूंढने लगता है और ढूंढने से उसे काम मिल भी जाता है। वहीं पर एक और कंपनी थी जिस कंपनी के अंदर एक वर्कर की जगह खाली थी और वहां पर उसे काम मिल जाता है और उस कंपनी में रहकर वह काम करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। इधर जो विनोद होता है वह उसके घर में आया करता और उसके परिवार का पूरी तरह से ख्याल रखता है। लेकिन जब वह यहाँ पर आया करता है तो जो नीरज की पत्नी होती है जिसका नाम संगीता होता है वह उसका अच्छे से वेलकम किया करती, क्योंकि नीरज ने बता दिया था
कहा कि विनोद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और यही घर की देखरेख करेगा, तो तुम इसके साथ अच्छे से व्यवहार करना। तो पत्नी यहाँ पर अच्छे से उसके साथ व्यवहार करती है। जब भी वो आया करता है उसके लिए चाय पानी बनाया करती है और बैठकर उससे बातें भी किया करती है। बातों के दौरान वह मुस्कुराकर बातें किया करती है और इन बातों को देखकर यहाँ पर जो विनोद होता है उसके दिमाग में अलग तरह के विचार पनपने लगते हैं, क्योंकि संगीता देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती पर तो वो पहले ही मोहित हो गया था। इसके बाद विनोद बार बार उनके घर आया करता है, लेकिन यहाँ पर संगीता नॉर्मल तरीके से उसके साथ बिहेव करती है और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं होती। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अब इन बातों को 4 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन 4 महीने बाद नीरज जिस कंपनी में काम कर रहा था दुबई के अंदर, उस कंपनी का भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है और उसके बाद वह वर्करों को घर भेजने लगती है। लेकिन फिलहाल वह वहां से वापस लौट आता है, क्योंकि जब वहां पर कोई काम ही नहीं है तो वहां पर रहकर वो क्या करेगा। इधर जो उसका दोस्त विनोद होता है वो कैसे भी करके उसकी पत्नी को हासिल करना चाहता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर नीरज आ जाता है तो उसके बाद संगीता तो एकदम से खुश हो जाती है, लेकिन जो दोस्त विनोद होता है उसके अरमानों पर पानी डल जाता है, क्योंकि वह इसकी पत्नी को हासिल करना चाहता है। अब यहाँ पर जब नीरज आ जाता है तो उसके बाद संगीता कहती है कि आ गए आपने तो कहा था 3 साल के लिए जाऊंगा, लेकिन इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो यहाँ पर जो नीरज होता है संगीता को पूरी बात बताता है। इसके बाद पत्नी कहने लगती है कि कोई बात नहीं, आ गए तो अच्छी बात है और अब यहीं पर कोई ना कोई काम देख लो और उसी से अपना गुजारा कर लो। तो पति नीरज भी इसके लिए हामी भरता है, लेकिन यहाँ पर जैसे भी इधर उधर अपने लिए काम ढूंढता है तो उसे अपने इस काम से वो कर्जा पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा जो उसने अपने दोस्त विनोद से लिया है। और वह सोचने लगता है कि इस तरह से तो हम कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते और ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जरूर से दोबारा से दुबई जाना होगा और वहीं पर रहकर मैं कमा सकता हूं। इसी बात को सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान होता है और उसके बाद दोबारा से अपने कागज वगैरह बनवा कर वैसे ही वहां पर चला जाता है और सोचने लगता है कि जो मजदूरी मैं यहां पर किया करता हूं वह मजदूरी अगर वहां पर करूंगा तो अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और उन्हीं से मेरा कर्जा पड़ जाएगा। यही सोचकर जो नीरज होता है वह फिर से दुबई चला जाता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद जो नीरज होता है वो इधर उधर मजदूरी का काम करने लगता है, लेकिन उससे उसके खाने पीने का इंतजाम ही हो रहा था, क्योंकि वहां पर कभी कभार उसका काम नहीं भी लगा करता था और जितने पैसे वो फालतू कमाया करता वो पैसे अगले ही दिन खर्च हो जाया करते, क्योंकि वहां पर सारी की सारी चीजें उसी हिसाब से महंगी हैं। इस बात को देखकर वह परेशान तो काफी होता है, लेकिन फिलहाल वह वापस नहीं जा सकता, क्योंकि पहले भी उसके पैसे ऐसे वेस्ट हो गए थे और इस बार भी वो उन पैसों को वेस्ट नहीं करना चाहता जो वह दोबारा से अपने दोस्त विनोद से कर्जा लेकर आया है। इधर जो संगीता होती है उसे मायके जाना होता है और जैसे ही वह अपने पति से बात कर रही थी तो उसी दौरान वह उससे कहने लगती है कि मुझे मायके जाना है, अगर आप कहो तो मैं मायके होकर आऊं। तो इस बात को सुनकर जो नीरज होता है वो कहता है कि हाँ शौक से जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो पत्नी होती है मायके के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन वहीं पर पति जो नीरज होता है वह अपने दोस्त विनोद को फोन कर देता है और कहने लगता है कि भाई ऐसा कर, तू मेरी पत्नी को ले जा और उसे मायके छोड़कर आ जा। इस बात को सुनकर विनोद मन ही मन बड़ा ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसके मन की मुराद मानो पूरी हो गई हो। अब उसे उसकी पत्नी के साथ अकेला समय बिताने का मौका मिल गया है और इसके बाद वो झट से हामी भर लेता है। तभी के तभी जो विनोद होता है वह सीधा संगीता के घर जाता है और वहां पर जाकर कहने लगता है कि भाभी जी चलो, आपको मुझे मायके लेकर जाना है। लेकिन यहां पर संगीता कहने लगती है कि आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ससुर जी है ना, मैं उनके साथ ही मायके चले जाऊंगी और आप बेशक से यहां से जा सकते हो। लेकिन यहां पर विनोद कहने लगता है कि नहीं, नीरज का मेरे पास फोन आया था और उसने कहा था कि तू ही अपनी भाभी को ले जा। वैसे भी अंकल जी काफी ज्यादा बुजुर्ग हैं और उनके साथ जाने में आपको हेजिटेशन होगी ना। लेकिन तभी यहां पर संगीता कहती है कि नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं होगी, मेरे पिता भी तो बूढ़े ही हैं, उनके साथ ही मैं इधर उधर जाया करती थी तो तब भी तो मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती थी, तो इससे कोई भी परेशानी नहीं है, आप बेशक से जा सकते हो। लेकिन यहां पर विनोद जिद करने लगता है। इसके बाद जो संगीता होती है उसकी बात को मानती है और उसके साथ अपने मायके जाने के लिए उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। दोनों के दोनों यहां से चलते हैं और रास्ते में यहां पर जो विनोद होता है वह संगीता से ढेर सारी इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन संगीता किसी भी बात पर ज्यादा गौर नहीं देती है। वह तरह तरह के रोमांटिक गाने गाड़ी में चलाता रहता है, लेकिन संगीता उन पर भी ज्यादा कोई गौर नहीं देती है। इसके बाद विनोद जब देखता है कि किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे रही है तो उसके बाद वैसी सीरियस बातें उससे करने लगता है और कहता है कि भाभी जी आप तो बहुत खूबसूरत हो और आपको पाकर तो मेरे दोस्त की किस्मत खुल गई। लेकिन तभी यहाँ पर जो संगीता होती है वो कहने लगती है कि भाई साहब ये तो सोचने का नजरिया है, खूबसूरत इंसान नहीं इंसान का दिल हुआ करता है और जिससे जिसकी शादी हो जाए उसे वो खूबसूरत ही लगना चाहिए। आपकी भी तो पत्नी है ना, वो भी तो काफी खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पर जो विनोद होता है वह अपनी पत्नी की संगीता के सामने बुराई करने लगता है और कहता है कि आपके बराबर खूबसूरत नहीं है, तो इसी वजह से मुझे वो अच्छी नहीं लगा करती। इसके बाद संगीता थोड़ा सा सोचती है और सोचने के बाद थोड़ी सी चुप रह जाती है। अब यहाँ पर विनोद को लगने लगता है कि शायद उसका काम बन रहा है। अब तभी रास्ते में उसकी नजर एक रेस्टोरेंट पर पड़ती है, तो उसके बाद जो विनोद होता है वह उस रेस्टोरेंट पर गाड़ी रोक लेता है और कहता है कि आइए भाभी आपको कुछ खिला देता हूँ, काफी लंबा सफर है ना, तो इसी वजह से यहाँ पर कुछ खा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो संगीता होती है वो मना
मना करने लगती है, कहती है कि मैं खाना खाकर आई हूं और कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जो विनोद होता है वह उससे जिद करने लगता है और इसके बाद मजबूरन जो संगीता होती है उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वहां पर वो लोग रेस्टोरेंट में बैठते हैं, अच्छे से खाना पीना खाते हैं और खाना पीना खाने के बाद जो विनोद होता है उसी रेस्टोरेंट के अंदर एक कमरा बुक कर लेता है। उस कमरे को बुक करने के बाद वह कहने लगता है कि भाभी जी चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और उसके बाद आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन यहाँ पर संगीता सब कुछ समझ रही थी और वह उसे मना कर देती है, कहती है कि इतना लंबा सफर नहीं है जो हमें आराम करने की जरूरत हो। अगर आपको आराम करना है तो आप आराम कर लो, मैं यहीं पर बैठी हूँ आपकी राह देखती रहूंगी और जब आप वापस लौट जाओगे तो उसके बाद हम लोग वहां पर चलेंगे। यहाँ पर विनोद ढेर सारी कोशिश करता है उसको किसी भी तरह से बेला फुसलाकर उस कमरे में ले जाने के लिए, लेकिन संगीता साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं नहीं आपको जाना है तो बेशक से चले जाओ, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो विनोद होता है उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो कहने लगता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें मायके छोड़ देता हूं। इसके बाद संगीता उसके साथ चलती है और यहाँ के बाद वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं और सीधा विनोद गाड़ी को लेकर संगीता के मायके पहुंच जाता है और वहां पर संगीता उतरकर अपने घर में चली जाती है। विनोद यहां से वापस लौट जाता है और संगीता अपने माता पिता के पास रहने लगती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर संगीता को रहते हुए 5 से 6 दिन बीतते हैं तो 5-6 दिन बाद जो विनोद होता है दोबारा से गाड़ी लेकर आता है और इस बार जैसे ही वो यहाँ पर आता है तो उसके बाद संगीता पूछने लगती है भाई साहब आपने क्यों तकलीफ करी, क्या हुआ जो आप यहाँ पर आए। तो उसके बाद यहाँ पर विनोद कहने लगता है कि भाभी दरअसल नीरज ने मुझसे कहा था कि अपनी भाभी को 5,000 रुपए दे देना, तो इसी वजह से मैं आपके लिए पैसे लेकर आया हूं। और ऐसा कहकर जो विनोद होता है वह 10,000 रुपए उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। अब इन रुपयों को देखकर वह कहने लगती है कि इतने सारे पैसे क्यों, 5,000 रुपए कहा है तो 5,000 रुपए दे दो और वैसे भी मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी विनोद कहने लगता है कि कोई बात नहीं, अपने मायके में हो अच्छे से खर्चा करो, कोई भी परेशानी नहीं है, ये 5,000 रुपए मैं तुम्हें अपनी तरफ से दे रहा हूं। अब इस बात को सुनकर जो संगीता होती है उन सारे के सारे पैसों को लौटा देती है और कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए और अगर तुम आ गए हो तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूं, मुझे वैसे भी घर जाना था, मुझे वहां की याद आ रही थी। अब इस बात को सुनकर विनोद कहने लगता है कि ऐसा क्या हुआ भाभी जो आप 5 दिन में वापस आ रही हो, आप तो बता रही थी कम से कम 1 महीने यहाँ पर रहने वाली हो। लेकिन तभी यहाँ पर संगीता कहती है कि रह तो लेती लेकिन मेरी सासू माँ परेशान हो रही होंगी क्योंकि वो भी काफी ज्यादा बुजुर्ग है और घर का काम काफी ज्यादा हो जाया करता है, तो इसी वजह से मुझे वापस जाना है और तुम मुझे अपने साथ लेकर वापस वहीं पर छोड़ देना। इसके बाद विनोद उसे वहां से वापस ले आता है और यहाँ पर संगीता फिर से घर में रहने लगती है। अब विनोद सारे दाव पेच खेल चुका था लेकिन कोई भी दाव पेच उसका कारगर नहीं हो रहा था और वह कैसे भी करके संगीता को हासिल करना चाहता था। तो इसके बाद वह अपना अंतिम फैसला लेता है और अंतिम फैसला लेकर अपने दोस्त नीरज के पास फोन कर देता है और कहता है कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है और मुझे जल्द से पैसे चाहिए क्योंकि मुझे एक ट्रैक्टर लेना है। यानी कि यहाँ पर वह पैसों के लिए उसे परेशान कर रहा है ताकि यह बात जब संगीता को पता चलेगी तो उसके बाद वह राजी हो जाएगी सब कुछ करने के लिए और इसी वजह से वह ऐसा कह रहा था। अब यही होता है, यहाँ पर जो नीरज होता है वह अपनी पत्नी के पास फोन करता है और उसे इस बात को बताने लगता है। तो पत्नी यहाँ पर एक पल भी नहीं गवाती है और कहती है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो मुझे शादी में जितने भी जेवर मिले हैं उन सभी को बेच दो और उनसे जितने भी पैसे मिले उन पैसों को दे दो और बाकी जो तुम्हारा कर्जा रह जाएगा वो बाद में हम लौटा देंगे। अब इस बात को सुनकर नीरज अपने दोस्त विनोद से कह देता है और यहाँ पर जो विनोद होता है वो सीधा संगीता के पास पहुंच जाता है। तो वहां पर जो संगीता होती है उन जेवरों को निकाल लाती है और उसे देने लगती है। लेकिन तभी विनोद कहने लगता है कि भाभी इनकी क्या जरूरत थी और कोई बात नहीं, तुम बस मेरा एक कहा मान लो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इस बात को सुनकर संगीता सारी बात समझ रही थी तो वो उससे मना कर देती है, कहती है कि जो कुछ भी आप सोच रहे हो अपने मन में वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं अपने पति के साथ बहुत ज्यादा खुश हूं और उसी की ही बनकर रहूंगी, मैं बिल्कुल भी ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली। आप बेशक से इन जेवरों को ले जाओ और जेवरों को बेचने के बाद अपने पैसों का भुगतान कर लो। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो विनोद होता है और भी 2-4 बातें ऐसी कहता है और इन बातों को सुनने के बाद जो संगीता होती है वो एकदम से गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद उसे धक्के देकर वहां से भगा देती है। अब यहाँ पर विनोद वहां से तो वापस लौट आया था लेकिन उसे अंदर ही अंदर डर सताने लगता है और वह सोचने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो ये अपने पति को सारी बात बता दे। तो इसी वजह से वह बाहर निकलते ही सीधा नीरज को फोन करता है और फोन करने के बाद कहने लगता है कि नीरज मैं आज से तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम्हारी पत्नी मुझ पर छेड़छाड़ का इल्जाम लगाने की बोल रही थी और मैं ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम दोनों दोस्त हैं और मैं ऐसा बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। अब इस बात को सुनकर जो नीरज होता है वो एकदम से असमंजस में पड़ जाता है क्योंकि आज तक तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था और आज ये ऐसा क्यों कह रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर जो नीरज होता है वह अपनी पत्नी के पास फोन करता है और उससे कहने लगता है कि तुमने मेरे दोस्त से ऐसा ऐसा कहा है, वो कितना अच्छा आदमी है जो पीछे से मेरे घर की देखरेख किया करता है और तुम उससे ऐसा क्यों कह रही हो। अब इसके बाद अब तक तो यहाँ पर जो संगीता थी वह अपने पति को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उसके पति को बुरा लगता, लेकिन जब वह उससे कहने लगता है कि मेरा दोस्त अच्छा आदमी है तो उसके बाद वह उसे पूरी सच्चाई बता देती है और कहती है कि ऐसा ऐसा करना चाहता था आपका दोस्त, तो इसी वजह से मैंने उसे धमका कर यहाँ से भेज दिया और मैं
मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अब इस बात को सुनकर नीरज थोड़ी देर के लिए चुपचाप रह जाता है और बहुत कुछ मन के अंदर सोचने लगता है। वह कहता है कि ठीक है, मैं इससे बात करता हूं और ये आज के बाद तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके बाद नीरज अपने दोस्त विनोद को फोन करता है और उसे धमकाते हुए कहने लगता है कि तेरे पैसे है ना 3 साल बाद मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा और कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आज के बाद तू मेरे घर वालों के आसपास दिखना भी मत और ना ही तू कभी मुझसे बात करेगा, क्योंकि मेरी पत्नी ने सारी बातें मुझे बता दी हैं। अब इन बातों को सुनने के बाद विनोद की पोल खुलती हुई दिखाई देती है और उसके बाद वह कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरे पैसे टाइम से मुझे पहुंचा देना और मुझे तुमसे बात करके कोई भी फायदा नहीं है। अब यहाँ पर विनोद और नीरज दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और यहाँ पर जो नीरज होता है अपनी पत्नी से इस बारे में बात करने लगता है कि क्या करूं, यहाँ पर तो कमाई हो ही नहीं रही और मैंने फिलहाल तो उससे कह दिया है कि जब मैं वापस लौटूंगा तभी तुम्हारे पैसों को दूंगा, लेकिन पैसे कहां से दूं, क्योंकि एक दिन मजदूरी लगा करती है तो 2 दिन नहीं लगा करती और वो पैसे सारे मेरे भरण पोषण में खर्च हो जाते हैं। तो उसके बाद पत्नी कहने लगती है कि फिर हमें क्या करना चाहिए। तो नीरज कहता है कि ऐसा करो, पिताजी से बात कर लो और उनसे कहकर जो हमारी जमीन छोटी सी हमारे हिस्से में है उसे बेचकर कुछ पैसे इसे दे देंगे, जिसकी वजह से ये अब हमें परेशान नहीं करेगा और जब मैं वापस लौटूंगा तो उसके बाद देख लूंगा कि क्या करना है, शायद उस टाइम तक हम कुछ ना कुछ पैसे कमा ही लें। ऐसा कहकर वह इस बात को अपनी पत्नी से कह देता है और जो पत्नी होती है वह इस बात को सोचकर काफी ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि छोटी सी तो उनके पास जमीन है, उस जमीन को भी बेचकर पति उसे पैसे देने के लिए कह रहा है, तो वो करे तो क्या करे। इसी वजह से वह काफी ज्यादा असमंजस में रहती है। तो अपने पिता के पास फोन करती है और पिता से कहने लगती है कि पिताजी, हमारी तो नौबत यहां तक आ गई है कि हमें जमीन भी बेचनी पड़ रही है क्योंकि कर्ज काफी ज्यादा हो गया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो उसका पिता होता है वो कहने लगता है कि बेटी, अगर ऐसी बात है तो कुछ पैसों का सहारा मैं यहाँ से दे देता हूँ और कुछ पैसे तू वहां से जुटा ले, लेकिन जमीन को मत बेच। तो संगीता कहती है कि ठीक है पिताजी, मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ और उसके बाद आपको बताऊंगी। ऐसा कहकर संगीता चुप रह जाती है, लेकिन उसके दिमाग में ढेर सारे विचार चल रहे थे और वह सोचने लगती है कि क्यों ना मैं खुद से कुछ काम करूं जिनसे कुछ ना कुछ पैसे कमेंगे और उन पैसों से कम हमारा गुजारा तो हो जाएगा। यही सोचकर वह अपने सास ससुर से बात करती है और उनसे कहने लगती है कि माँ बाबूजी, मेरा मन है कि मैं अपने यहाँ पर कुछ पशु रखूं जिनका दूध बेचकर हम लोग पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि आपके बेटे की कमाई नहीं हो रही और अगर मैं ये काम करूंगी तो अच्छे खासे पैसे कम सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब सास ससुर पहले तो उससे मना करने लगते हैं, कहते हैं कि बेटी बेटा नहीं मानेगा और वो मना कर देगा, लेकिन वो कहने लगती है कि उसको बताएगा कौन, क्योंकि यहाँ पर और किसी से तो उसकी बात नहीं होती और मुझसे बात हुआ करती है या फिर आपसे बात हुआ करती है, तो आप उसे कुछ भी मत बताना। माता पिता थोड़ी देर तक सोचते हैं और सोचने के बाद वह हामी भर लेते हैं। इसके बाद जो संगीता होती है वह अपने पिता के पास फोन करती है, कहती है कि पिताजी कुछ पैसे आप मिला दो और कुछ पैसे मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आप ऐसा करो 4 पशु मेरे लिए खरीद लो जिससे मैं कुछ काम कर सकूं और काम करने के बाद अपने परिवार का अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर सकूं, क्योंकि मेरे पति की कमाई नहीं चल रही है। पिता भी इस पूरी बात को सुनने के बाद उसका साथ देता है और उसके लिए कुछ पशु खरीद देता है। इधर जो सास ससुर होते हैं वह उन पशुओं को पालने में उसकी मदद करते हैं और यहाँ पर पूरा परिवार मिलकर अच्छी तरह से उस काम को करने लगता है और कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पर जो संगीता होती है वह इतने पैसे कमा लेती है जितने पैसे उसके पति ने उससे उधार लिए थे और उन पैसों को अपने ससुर को देकर उसको देने के लिए बोल देती है। यहाँ पर जो नीरज का पिता होता है उन पैसों को ले जाकर विनोद को दे देता है और कहता है कि भाई अब तुम्हारा और हमारा हिसाब किताब क्लियर है ना। तो वहां पर विनोद कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, सब कुछ क्लियर है। इसके बाद भी वो लोग काम करते रहते हैं और धीरे धीरे करके जैसे 2 साल कंप्लीट होते हैं तो 2 साल के अंदर उनके पास लगभग 21 भैंसें हो गई थी और उनका भरण पोषण करके वह अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। यहाँ पर जो संगीता होती है उसने अपने सास ससुर के साथ मिलकर अब तक अपने उस छोटे से घर को एक बहुत बड़ी कोठी में तब्दील कर दिया था। साइड वाली एक जगह पड़ी हुई थी उसको भी खरीद लिया था और बहुत अच्छा मकान वहां पर बना लिया था। मकान के बाहर एक दुकान भी निकाल दी थी और ढेर सारा रुपया पैसा उनके पास होता है। अब इधर यहाँ पर जो नीरज होता है अभी तक उसे कुछ भी नहीं पता है और वह इस बात से परेशान है कि 3 साल बाद जब वह जाएगा तो किस तरह से उसके पैसे लौटाएगा। इसी बात को लेकर एक दिन वह अपनी पत्नी से बात कर रहा था और बातों के दौरान कहने लगता है कि क्या करूं, पैसे तो कम ही नहीं रहे और किस तरह से मैं उसके पैसे पटाऊंगा। लेकिन तभी यहाँ पर जो पत्नी संगीता होती है वो कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे और 1 साल के अंदर इतने पैसे तो हो ही जाएंगे कि उसके पैसों को पटा दे। अब इस बात को सुनकर नीरज को भी ये बात ठीक लगती है, क्योंकि यहाँ पर उसे कुछ भी पैसा नहीं बच रहा, वहां पर कम से कम कुछ पैसे तो बचेंगे। यही सोचकर जो नीरज होता है वहां से वापस लौट आता है, लेकिन वापस लौटने के बाद जैसे अपने घर को देखता है तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि इस घर को इतना अच्छा किसने बनाया है और क्या कारण है जो इतना पैसा मेरे परिवार के पास आ गया, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद वह अपने घर जाता है और घर जाने के बाद जब नीरज के माता पिता उसे बताते हैं बहू की मेहनत कि बहू ने इस तरह से किया था और खुद ने बेड़ा उठाया था पशुओं को पालने का, तो उसके बाद नीरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह एकदम से अपनी पत्नी को गले लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है।
इधर संगीता की आंखों में आंसू आ गए थे और फिलहाल के समय में नीरज और संगीता दोनों के दोनों मिलकर उसी डेयरी को चलाया करते हैं और अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इधर यहां पर जो वह लड़का था जिसका नाम विनोद था, वह फिलहाल जेल की हवा खा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उसकी नीयत थी उसी तरह से वह एक और लड़की के साथ ऐसा ही करता है और उसके बाद उसी केस में उसे जेल हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।